नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा थर्ड सेशन है ये और बहुत ही ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि सारे दिग्गज बिहारी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रहे हैं। आज का हमारा विषय है बिहार की राजनीति में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है, इससे कैसे निजात मिलेगी। हम निजात की भी बात करेंगे, यानी कि हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है रोमित भाई, वागीशा? तो हमारे साथ जी जितने मेहमान हैं, मैं सभी अभी और दो और मेहमान हमारे साथ जितने मेहमान हैं, दो मेहमान और जुड़ने वाले हैं जल्द ही। वो भी कोशिश में हैं या कहीं शायद फंसे हुए हैं। तो हमारे साथ हैं सबसे पहले वागीशा, बिहार की आन बान शान। आप सभी जानते होंगे इन्हें, सेलिब्रिटी भी हैं और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ी हैं, बिहार से जुड़ी हैं। हमारे साथ कुचले किशोर भाई हैं, जबरदस्त वक्ता हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनके इनके हर एक शब्द का, और अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं। ऐसे युवाओं को बिहार के राजनीति में होना चाहिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे ही सांसद और विधायक हमें चुनने चाहिए ताकि क्षेत्र का पूर्णतः विकास हो सके, हम विकास की बात कर सके, हम ठोक बजा के। और हमारे साथ रोमित रंजन भाई हैं। रोमित रंजन भाई एक बहुत ही ब्लॉगर हैं, ट्रैवलर हैं, स्पीकर हैं और पता नहीं क्या क्या है। ये हमेशा घूमते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, दिल्ली पटना दिल्ली पटना। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अगर आपका काम है तो दिल में आपका बिहार बसता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जो आज की जो परिचर्चा है, मैं यहाँ पे फ्लैश करता रहूंगा और जो भी कमेंट्स हैं आप भी जो आपका जो लाइव है, आपको जैसे ही मौका मिले उसको अपने वॉल पे आप शेयर कर लें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके वॉल पे देख सकें लाइव इसको। तो आज कमेंट्स जो आएंगे वो भी मैं आपको फ्लैश करता रहूंगा, आप उसके भी रिप्लाई दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे दे पाएंगे। और जो टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा किशोर किशोर भाई आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप? आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और पहले तो आपको बहुत धन्यवाद है नीतीश चंद्रा जी को कि आपने इतना ज्वलंत मुद्दा आज रखा है कि बिहार की राजनीति में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, इससे कैसे निजात मिले। तो देखिए, मैं तो लगातार सामाजिक जीवन में हूँ पिछले 10 वर्षों से, और मुझे जो सबसे बहुत नजदीक से देखने को मिला इस बार कि राजनीति में जुबान के कोई पक्के नहीं होते। अभी आपने देखा होगा कि मैं एक बिहार के आईपीएस अधिकारी हैं तो जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, बहुत करीब हूँ, और अभी उनके साथ क्या हुआ, बिल्कुल उनके साथ क्या हुआ, और आगे के लिए भरोसा भी दिलाया गया। जहाँ मैं मौजूद था, संयोगवश वहाँ था मैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी लग रही सबसे महत्वपूर्ण है कास्ट फैक्टर। अभी के समय में अगर आपको टिकट चाहिए कहीं से, राजनीति में अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव है और टिकट चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कास्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है मनी फैक्टर, और तीसरा फैक्टर है कि आपके ऊपर कितने एफआईआर हैं, और जो एफआईआर हैं उसमें 302 और 307 है कि नहीं, 302 धारा और 307 धारा आपके ऊपर दर्ज है कि नहीं। ये 3 फैक्टर हैं। अगर ये 3 फैक्टर अगर आप फुलफिल करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, कुछ पार्टियों को छोड़ दीजिए, जो नई पार्टियां आई हैं जो बिल्कुल एक साफ तरीके से लोगों को मौका दे रही है, लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो अभी भी जात के बंधन से ऊपर उठ नहीं रहे हैं। चुनाव के वक्त उनको अपनी जात याद आती है, चुनाव के वक्त उनको ये याद आता है कि कौन सा प्रत्याशी सबसे बड़ा रुपए का थैली लेकर हमारे बीच आ रहा है। ये आम जनता के बीच परसेप्शन है, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा तो फिर हम जैसे लोग ही उनके बीच मौजूद हैं। और जो तीसरा मैंने फैक्टर बताया, जो जिससे दबंगता दिखती है, दबंगता इससे नहीं दिखती है कि पिछले 10 वर्षों से किशोर किशोर ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर, अग्नि पीड़ितों के बीच जाकर, या फिर किसी भी मौके पर लोगों को जो मदद की, उससे आपकी दबंगता नहीं दिखती है। दबंगता इस बात से दिखती है कि आप कितनी महंगी गाड़ियों पे चलते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि आप पर कितने एफआईआर हैं, और उस एफआईआर में 302, 307, 354 बी जैसी धाराएं लगी हैं कि नहीं लगी। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ, वापस आपके पास आऊंगा, हम लोग शॉर्ट में
अपने पॉइंट्स रखेंगे और फिर मैं आपके पास दोबारा रिपीट करता रहूंगा, ठीक है? जो किशले भाई ने बोला अभी तक, वागीशा आप कहाँ तक ताल्लुक रखती हैं? पिछले सर बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल सही बात है कि आप कितने दबंग हैं, और इस पे तो बिल्कुल बात तो होती ही है। और दूसरी बात यह है कि जनता को भी थोड़ा कंसर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मतलब सिर्फ सरकार करेगी और फिर हम उसको इसे हवा में उड़ा देंगे तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि आदमी घर से ही सब कुछ सीख करके जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार तो कर ही रही है, उनका सपोर्ट हमें भी करना ज्यादा जरूरी है। मैं जनरली मैं देखती हूँ कि जो पार्टी से जो होते हैं उनमें भी दबंगई होती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेतों में ही होती है, जो उनके साथ काम करते हैं उनमें भी, क्योंकि मैंने बहुत पॉलिटिक्स के साथ काम किया है और प्रोग्राम वगैरह मैं करती हूँ। उन्हें लगता है कि भाई अगर कलाकार अगर गए हैं तो भाई मेरा पार्टी है, एकदम खरीद लिया है मैंने। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, और प्यार से एटीट्यूड, इसको बोलते हैं एटीट्यूड क्योंकि क्योंकि हम नॉर्मल जनता जो है आपको वोट देते हैं भगवान समझ करके, क्योंकि आप हमारे भगवान है, तभी हम आपको वोट देते हैं, क्योंकि आप मेरे लिए अच्छा करेंगे तो ही हम आपको वोट देते हैं। और उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए कोई भी सरकार को। ये जो मिसयूज की बात होती है कि कहीं ना कहीं देखिए, बिहार में आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है, देखिए मैं सभी को बता दूं कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर पार्टी पे कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। हम नाम ले सकते हैं, लेकिन हम किसी नेता का नाम ले लेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले सकते हैं, अपने मुद्दे की, अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने मुद्दों की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी सहमत हैं इससे? क्योंकि हमारा कोई भी विवादास्पद हमारा कोई भी टिप्पणी नहीं होना चाहिए, है ना? और वागीशा, मैं आपसे बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता हूं। आपने एक पॉइंट बहुत ही सही बोला, और किशले भाई आपने भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी मैं सभी को बोलता हूं कि बिहार के जो यूथ हैं, आप देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं। इनमें से नेता एक भी नहीं है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कभी अभी अभी विधायक बनने वाला है या बनना चाहता है। आप देश के लिए समर्पित हैं, आप बिहार के लिए समर्पित हैं, और आप दिल से बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। तो रोमित भाई, कहीं ना कहीं आप इतने दिन दुनिया में ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, बिहार से हैं, बिहार आपके खून में है, तो आप बहुत ज्यादा हमेशा बिहार की बात करते हैं, बिहार का हैशटैग चलाते हैं। आप इन दोनों ने जो कहा अभी, कहां तक आप ताल्लुक रखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आवाज थोड़ी सी और आवाज कम आ रही है आपकी। राजनीतिक समझ की जहाँ तक बात है जी, तो उस पे कहना चाहूंगा कि आपका नेट इश्यू चल रहा है रोमित भाई। जी, मैं अभी एक छोटे से शहर में हूँ और पहले से माफी मांग लेता हूँ। हो सकता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा करीब आके थोड़ा लाउड बोलेंगे तो। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आवाज आपकी थोड़ी सी कम आ रही है। अब हो सकता है सही हो, बेटर है, मच बेटर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपका टॉपिक है वो पहले से ही सेल्फ डिफाइन है कि कौन सा फैक्टर काम करता है चुनाव में और इससे निजात। क्योंकि जब आप निजात जैसा शब्द पहले ही जोड़ देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक चीजें होंगी जिससे हमें निजात पाना है। सकारात्मक पाया जाता है, सकारात्मक चीजों के साथ साथ जाता है। तो ने बहुत ही सही बात बोली। देखिए, बिहार तो ये धरती जो है बुद्ध का है, ज्ञान की धरती है, मगर पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा अज्ञान की बातें करें तो वो हमारे राज्य में देखी जाती है। वो सबसे बड़ा जो एक नकारात्मक फैक्टर है वो ये है कि कोई भी चुनाव जातिवाद के ऊपर ही लड़ा, ठीक है। पैसा और धन इसका सेकंड फैक्टर है। देखिए, पैसा हर चुनाव में लगेगा, बिना पैसे के तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर उसकी एक सीमा होनी चाहिए। कुछ हद तक एक होता है, कहते हैं ना कि एक जायज रूप में अगर खर्च किया जा रहा है
तो वो सही है, बट चुनावों में जो पैसा खर्च होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, और पैसा जो है वो अथाह खर्च होता है, वो सही नहीं है। दूसरा और तीसरा फैक्टर है बाहुबल का, कि आप कितने बड़े दबंग हैं, और इसमें जो छवि है, देखिए जहाँ तक दबंग या फिर उसको हमने दबंग बना दिया है, होना ये चाहिए था कि हमारे जो नेता हो उनका उनकी पहचान अच्छी होनी चाहिए थी, सकारात्मक होनी चाहिए थी, वो हमारे लीडर बन सकते, वो हमारे समाज के अगुवा बन सकते थे। आज क्या है कि हमारे समाज के अगुवा वो बनेंगे जो दबंग हैं, तो दबंग जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक छवि होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं दूं, जैसे मैं नीतीश चंद्रा का ही एग्जाम्पल दूं, तो लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, मगर शायद उनको दबंग नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी छवि ऐसी नहीं रही है। मगर नेता या अगुआ समाज का आप भी बन सकते हैं। तो ये जो दबंग वाला जो शब्द है वो यही है कि आपकी छवि जो है, जैसा कि किसी किशोर जी ने कहा कि आपके ऊपर 2 धाराएं होनी चाहिए, तो वो मुझे नहीं लगी। और सबसे बड़ा जो निजात पाने वाला जो एक मुद्दा है वो जात का ही है। हम अभी भी ये समझ नहीं पाए हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को या छवि वाले लोगों को विधानसभा में जनता के लिए उनका चुनाव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप भी छलते हैं। आप मान के रखिए, आप कोई भी जातिगत या किसी भी तरीके के आंकड़े इतिहास से उठा करके देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अपने ही बिरादरी वालों ने आपको छला है। उससे अच्छा है कि एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि वाले लोग को चुने, जो कम से कम विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में जाकर के वो एक 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 अच्छे समाज को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जातिवाद से हमें सबसे पहले निजात पाना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भूल जाइए कि कौन बड़े नेता किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं। आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा नेता, कौन सा लीडर ऐसा है जो सबसे आदर्श है, आप उसको चुन लें। अपने आप संसद में, विधानसभा में अच्छे नेता चुन के चले जाए। आपको पूरे समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने विधानसभा की चिंता करें और सही नेता को चुने, जात से बाहर आए और पढ़े लिखे को चुने। विधानसभा तो तीन मेजर फैक्टर अभी तक निकल के आया है। एक जात पात की जो हम बात करते हैं, हर चुनाव में ये बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। पैसा और बल, यानी कि जिसका क्रिमिनल साइकोलॉजी बोल दें, उसका बंदूक की लड़ाई बोल दें, जो बोल दें आप, जिसको बाहुबली बोलते हैं। बाहुबलियों को भी टिकट मिलता है, पैसे से भी वोट खरीदा जाता है, पैसे से टिकट भी खरीदा जाता है, और पैसे से बहुत कुछ होता है जो हम सभी बिहार में हम जानते हैं। फिर भी आश्चर्य वाली बात है कि वी कैन डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग एक्चुअली। तो हमारे साथ पूजा भी है। पूजा साहा दूरदर्शन में एंकर हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं, और अपनी बात बहुत ही मुखर होकर अपने सामने रखती हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं। पूजा, आपका स्वागत है। आप इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे, जितना आपने सुना अभी तक? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मेरी आवाज तो स्पष्ट होगी? बिल्कुल जी। तो जितने लोगों को मैंने सुना है, मेरी भी सोच बिल्कुल उनकी तरह है, और यही सारी बातें मैं भी सोचती हूँ। मगर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है जात पात का। आज भी बिहार ही क्यों, बल्कि बिहार के बाहर भी जितने भी राज्य हैं, जहां भी चुनाव होता है, लोग अपने कास्ट के जो होते हैं उन्हीं को वोट देना पसंद करते हैं। उसके बाद बात आती है बाहुबलियों की, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अब एक बात सोचने वाली है, कई ऐसे बाहुबली हैं जो अचानक से जब इलेक्शन का वर्ष नजदीक आ जाता है, उसके 1 साल पहले या उस वर्ष बड़े एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो बाहुबली से समाज सेवक बन जाते हैं। अचानक से वो एकदम लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोगों की मदद करने लगते हैं। तब क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है पब्लिक में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब पब्लिक को ये लगता है कि नहीं भाई, इस साल तो इन्होंने इतना मदद किया, इतना कुछ किया, हमारे नेता ने तो नहीं किया, आखिर वो बाहुबली है तो क्या हुआ, इस साल तो उन्होंने किया ना, चलो उन्हीं को वोट दे दो। लेकिन हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जो इंसान पिछले 20-25 सालों से क्राइम करता रहा है, एक मतलब अपराधी रहा है, और वो अगर इस साल इतना मदद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पीछे इसका क्या एजेंडा है, क्यों आखिर अचानक से इतना भगवान बन के बैठ गया।
तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी होंगी। दूसरी चीज एक और है, मैं अगर अपने घर की भी बात करूं, आप सभी ये फेस किया होगा शायद, खासकर जब आप टीन एज में रहे होंगे, आप देखते होंगे कि मम्मी पापा या कोई एक छाप को पकड़ लेते हैं और पूरा मतलब परिवार उसी छाप पे बटन दबाना शुरू कर देता है। और क्या होता है ना कि वो टेंडेंसी चली आती है कि नहीं भाई हमें इसी छाप पे बटन दबाना है तो हम दबाएंगे, चाहे वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किस तरीके से है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम एक छाप को पकड़ के उसमें फिर कोई भी नेता रहा, हमें कोई मतलब ये नहीं फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे क्षेत्र से कौन खड़ा हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हम उस छाप को बस उस छाप पे बटन दबा देते हैं। उसके बाद जो खड़ा होता है वो हमारे लिए कितना कार्यरत है, कितना काम कर रहा है, कितना कारगर है, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर हम अपनी बात कर लेना तो सबसे बड़ा दोष जो है ना वो जनता में ही है। एक ऑप्शन आता है नोटा, इस ऑप्शन पे कितने लोग दबाते हैं? मैं तो दबाती हूँ भाई, कितने लोग दबाते हैं मुझे नहीं पता। अगर हम इस ऑप्शन को अगर हम अवेल करना शुरू करें। एक मिनट रोकना चाहूंगा कि जी मैं जो बोल रहे हैं, अब बाकी जो नहीं अभी डिस्कशन में नहीं है, अपने आप को म्यूट कर लें, आपके बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है जी। हाँ, तो वही बोल रही थी नीतीश जी, क्योंकि बहुत अच्छा आपने ये मुद्दा खड़ा किया है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, क्या कहूँ, पॉलिटिक्स की ये तो जड़ है आज के वक्त में। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जो हम अपनी ताकत को जब तक नहीं पहचानेंगे ना, तब तक ऐसे ही लोग खड़े होंगे और ऐसे ही लोग जीतेंगे। हम क्या करते हैं, आज भी वही करते हैं कि चलो भाई 2-4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं में से किन्हीं को वोट देना। क्यों वोट देना है? मैं ये सवाल करती हूँ कि वोट क्यों देना है? हमारे पास ऑप्शन है ना नोटा, हम उस पे वोट देंगे। चलिए री इलेक्शन होगा, नए कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कुछ तो बदलाव आएगा। एक नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक नई पार्टी खड़ी हुई है। मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी पार्टी की, बिल्कुल। हाँ, तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। एक नई पार्टी खड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि हम युवा भी अभी बहुत ज्यादा परिचित हैं उस पार्टी से। हम लोग कहते हैं कि वो क्या कर लेगी, कितना आगे जाएगी, मुझे पता है वो कुछ नहीं कर पाएगी, कितने उसको सीट्स ही मिलेंगे, कितने वोट्स मिलेंगे, अभी से हम जज करना शुरू कर देते हैं। मगर ये नहीं सोचते कि अरे भगवान की दया से बिहार की धरती पे कोई पढ़ा लिखा नेता तो खड़ा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम उन्हें खड़े होने का एक जो उनकी जो ताकत है वही तोड़ दे रहे हैं। क्या होगा आगे जा करके? जब बाहर जाते होंगे, आप सब ने फेस किया होगा, आप सब जब बाहर जाते होंगे ना, बिहार को कैसे संबोधित किया जाता है? एक अनपढ़ जाहिल नेता के द्वारा बिहार को संबोधित किया जाता है। हम लोग भी उसी कैटेगरी में फिर आ जाते हैं, हमें भी वैसे ही समझा जाता है। कितने भी आप आईएएस दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग आपको उसी नजरिए से देखते हैं, ये आप जान लीजिए। आपको जब देखते हैं तो एक तुच्छ नजरिए से देखा जाता है, हमें जब देखते हैं तो तुच्छ नजरिए से देखा जाता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। माफी चाहूंगी, अभी आवाज थोड़ी सी नासाज है और तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये मेरा मुद्दा जी कराऊंगा। मैं फिर से आपके पास आऊंगा। बिल्कुल। वागीशा, मुद्दा फिर लौट के वहीं पे आ गया, मुद्दा वापस लौट के वहीं पे आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, आप सभी मुझे एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, बिहार में टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं भी करता हूँ, भौकाल। अगर हमारा नेता विधायक है, मंत्री है, सांसद है, तो उसका भौकाल दिखना चाहिए। वो कभी भी पैदल नहीं चलेगा, वो कभी भी एक गाड़ी में अकेले नहीं जाएगा। जब तक उसके पीछे 3 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, 10 गाड़ियां नहीं आएंगी, तो हम भी किसी फंक्शन में बुलाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे हमारे यहाँ विधायक आएंगे। तो अगर साइकिल से आ जाएगा ना, तो आपको आपके अपने आप में बेइज्जती महसूस होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा विधायक आया है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए, सही बात मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन अगर वही इंसान 10 गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ आए, 4 बॉडीगार्ड लेके आए एकदम टशन में, तो आप भी चौड़े में हो जाएंगे, अरे हमारे फंक्शन में इतने बड़े कुछ आए। क्या ये भी एक फैक्टर है कि नहीं? आप मानते हैं कि नहीं? आखिर वो इंसान क्यों नहीं करप्शन करेगा? वो क्यों पैसे खर्च नहीं करेगा? अगर आज के डेट में टिकट बिक रहा है, करोड़ों रुपए में टिकट बिक रहा है, लाखों में नहीं करोड़ों में, तो जाहिर सी बात है वो बंदा पहले रिकवर करेगा, और रिकवर आपसे और हमसे करेगा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि नेता लोग, हम जनता बेवकूफ हैं जो उनके पीछे पीछे चलते हैं। सच बात ये है, क्योंकि और वो हम लोग को बेवकूफ समझते भी हैं। आप गौर कीजिएगा, जब चुनाव का जब समय आएगा, युवा, सबसे ज्यादा युवा आपके पीछे पीछे होंगे। आपको कोई काम नहीं है,
आप उनके पीछे 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 घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। आप किए क्या है इतने साल में? तो हम जनता भी अंधे हैं, हम भी उन्हीं के पीछे 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 चले जाते हैं। तो सबसे बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ जनता ही है मेरे नजर में, जो बात फैक्ट है सर। चलिए मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गई हैं, थोड़ा इनको विलंब हो गया। रेशमा जी, रेशमा जी को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। रेशमा जी बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं और इन्होंने समाज को बहुत कुछ गिव बैक दिया है। रेशमा जी, आज का टॉपिक जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रही होंगी, आपका क्या कहना है इस बारे में? नमस्ते सभी साथियों को। और जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार की राजनीति में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम करता है, इससे कैसे निजात मिलेगी। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जाति जो फैक्टर है और जो धर्म फैक्टर है, दो ही फैक्टर काम करता है और इसको कोई त्याग नहीं सकता है। न जाति को त्याग सकता है और न ही धर्म को त्याग सकता है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे है, उसको तो लोगों को सोचना होगा। पहली बात, आप कभी विधायक चुनते ही नहीं है, आप कभी सांसद चुनते ही नहीं है। आप क्या चुनते हैं? पार्टी चुनते हैं, चेहरा चुनते हैं, जाति चुनते हैं, धर्म चुनते हैं। तो फिर आप कौन सी चाहत रखते हैं कि नहीं भाई हमारे गली का, मोहल्ले का वो काम करे? क्यों काम करे, किस लिए काम करे? वो कभी करेगा जब तक आप चेहरे। और जैसे अगर नीतीश जी तो लगातार प्रोग्राम्स करते रहे, लगातार। जैसे अभी बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ विधायक आता है तो उसको कहते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये सारी चीजें होती हैं। पहला होता है कि आप कैसे लोगों को मतलब सम्मान देने की स्थितियों में आ सकते हैं, या जब आप खुद एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके सम्मान के लिए सबसे ज्यादा ये होता है कि या तो बहुत बड़ा पद हो या तो बहुत पैसा हो। यही दो लोगों का सम्मान देने का प्रयास करते हैं, ना ही तो काम का कोई सम्मान देने का प्रयास करता है, ना ही तो अब अपनी आवाज लगा करके लड़ करके लोग अपनी आवाज बना ले, वो अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके निजात के लिए तो जैसे कुछ एक पार्टियां आई, उन्होंने कहा अपने मतलब उम्मीदवारों के लिस्ट में नाम दिया था जाति, बिजनेसमैन, उनके जितने बिजनेस थे, और उनका धर्म बिहारी लिखा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, प्रयोग अच्छा है, लेकिन क्या पब्लिक इस प्रयोग को उस तरीके से स्वीकार कर रही है? और हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जैसे कोई सोशल एक्टिविस्ट ज्यादा काम करता है तो उसको लोग सोचने लगता है कि चुनाव में ही जाने वाले हैं। मतलब उनको देखने लगते, पूछने लगते हैं कि आप कब चुनाव लड़ो। हम सबने झेला है रेशमा जी, ये हम सबने झेला है। अगर हम किसी थोड़ा रूरल में जाके काम करने लगते हैं तो नेता हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि नेता बनने वाले हैं क्या आप, और ये हम सबने झेला लगभग। हाँ, एकदम क्वेश्चन शुरू हो जाता है। दैट इज द रियलिटी, व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। आई जस्ट वांट टू मेक कि आप सोशल इन्वायरमेंट किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब सामाजिक वातावरण। तो हम सामाजिक वातावरण में अगर आप तो मतलब वो क्या कहते हैं, पेज 3 पार्टियां बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं, इट इज योर बिजनेस एंड समथिंग। मैं तो अभी देख रही हूँ कि पेज 3 सोशल वर्कर्स भी निकल करके आए हैं। दैट इज ओनली द पीपल आर मेकिंग द फेस, देन आफ्टर दे वांट द कुछ चीजें और अच्छी चीजें उनको चाहिए थी। मैं किसी पे आरोप नहीं लगती है, ये अपना तरीका है काम करने का, लोग कर रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन जब आप इस तरीके से खुद कर रहे हो और चाहोगे कि आपका जनप्रतिनिधि एकदम सच्चा हो, एकदम दूध का परा ये हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, तो सबसे पहली बात है कि हम अपने घर से कितनी ये है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत प्रैक्टिकली और मजबूत तरीके से नेटवर्किंग करता हो और लोगों को बदलना चाहता हो, उसे कोई मौका नहीं देता है। तो हमें
उससे अभी निजात मिलने वाली नहीं है। मैं जैसा अभी पॉलिटिकल सिनेरियो देख रही हूँ, मेरा विश्वास खत्म नहीं हो गया, मेरी ताकत नहीं खत्म हो गई है, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित है ए आएगा या बी आएगा। लेकिन ए और बी का काम दोनों वही है कि व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग डू दैट द मेक द मनी ओनली, एंड उनका ऑरा कितना अच्छा है, वो एक फोन में किसको किसको डरा सकते हैं, ये सारी चीजें वो निकल कर आती है। उनका ना कोई प्लानिंग है, ना कोई पॉलिसी है, ना ही कोई इस तरीके की चीजें हैं जो कोई अपने से इमेजिनरी दे पाए कि जैसे 4 चीजें मजबूत होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सम्मान। ये चारों चीजों के लिए रोज कानून बनते हैं कि कोई SC ST व्यक्ति है तो उसको सम्मान अगर नहीं दिया जाता है, कोई गाली दे रहा है तो ये कानून है। लेकिन उस कानून के क्या पहलू हैं, उसके क्या दुरुपयोग और सदुपयोग हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या स्थितियां हैं, तो इन सब मैं आपको यहाँ टोकूंगा रेशमा जी, मैं वापस आप पे आऊंगा क्योंकि शॉर्ट में हमें अपनी बात रखनी है। हमारा टाइम हो चुका है, 2:26 हो चुका है, ठीक है, हमारे पास ऑलमोस्ट आधा घंटा और है अभी। किसले भाई, आपने अभी तक का सुना है, जो फैक्टर्स आपने सुने, जितने लोग अब सबने अपनी बात रखी है, आगे आप क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ना एक बात कहता हूँ और सारी बातें इसमें निकल के आएंगी। मैं चूंकि रेशमा जी जुड़ी हैं बाद में, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे मेरी मुलाकात भी हुई थी वशिष्ठ दादा के यहाँ रेशमा जी से, तो आपको प्रणाम करता हूँ। और देखिए, सबसे जो भी मुख्य बात है, एक चीज आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का जो पैशन होता है ना, वही उसका प्रोफेशन होना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति कहाँ गड़बड़ाई, इस चीज को समझिए। बिहार की राजनीति आप गौर करेंगे, लोकतंत्र से कन्वर्ट हो गया है परिवार तंत्र, और लोकतंत्र जो है वो कन्वर्ट हो चुका है राजतंत्र में। दोनों चीज समझिएगा, लोकतंत्र कन्वर्ट हुआ परिवार तंत्र में और राजतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब लिंकन ने परिभाषा दिया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर किया गया शासन लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का नियम कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर हमारे पास एक पावर आता है, वोट का पावर, जिस पावर से हम सत्ता को बना सकते हैं, गिरा सकते हैं। लेकिन लगातार आप एक ही व्यक्ति को अगर चुनते जाते हैं और दावा होता है विकास का। और जब रेशमा जी बात कर रही थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की और तमाम चीजों की जो बातें हो रही थी, तो जब व्यक्ति का पैशन, प्रोफेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं जो आज तय कर रहे हैं कि विधानसभा का प्रत्याशी कौन होगा। उनका पैशन क्या था? क्या उनका पैशन नेता बनना था? किसी का पैशन था क्रिकेटर बनना, किसी का पैशन था एक्टर बनना, किसी का पैशन था विभिन्न भेष को धारण कर साधु बनना, कभी कृष्ण का अवतार लेना, कभी राम का अवतार लेना। तो उनका पैशन अलग अलग था। सब अपने अपने पैशन में फेल्योर हुए। एक सिनेमा बनाने गए, वहां फेल हो गए, एक क्रिकेटर बनने गए, वहां फेल हो गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है, सब समझदार लोग बैठे हैं, सब समझ रहे होंगे। लेकिन चूंकि पिताजी की विरासत तैयार बैठी थी, पिताजी की विरासत उनको बैठे बैठे मिल गई। अब चूंकि वो उनका प्रोफेशन बन गया और पैशन नहीं था। अब नीतीश चंद्रा जी का पैशन फैशन डिजाइनिंग है, और अभी आपको पकड़ा दिया जाए माइक और कहा जाए कि बगीचा जी की तरह सुर में गाना गाइएगा, पाइएगा क्या? गाइएगा तो हास्य के पात्र बनिएगा। तो यही है बिहार की राजनीति। शॉर्ट में समझ लीजिए, बिहार की राजनीति आज अगर अपने न्यूनतम स्तर पे है तो उसके 3 फैक्टर हैं। लोकतंत्र का परिवार तंत्र में कन्वर्ट होना, तथा कथित 3-4 जो सेंटर पॉइंट है बिहार में, 3-4 सेंटर पॉइंट वो तय कर रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा। हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी को लैंड किया जा रहा है। अगर उस प्रत्याशी से ये पूछ दीजिए कि आप जिस पंचायत में खड़े हैं, यहाँ के 5 प्रमुख व्यक्तियों का नाम बताइए, मुखिया जी, सरपंच साहब, समिति को छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी क्षेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुखिया नहीं होते हैं, सरपंच नहीं होते, जिला परिषद नहीं होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वो प्रभावशाली होते हैं, उनको नहीं पता होगा। तो हेलीकॉप्टर से लैंडेड, हम रहने वाले वैशाली के हैं और हम जाति से भूमिहार हैं। तो अगर कोई सीट
गया जिला में या कोई सीट अगर बेगूसराय जिला में ऐसा है जहां भूमिहार का वोट सबसे ज्यादा है, तो हमको वैशाली से उठाकर बेगूसराय से या मोतिहारी से चुनाव लड़वा दिया जाएगा पार्टी के द्वारा। मुझे बताइए, मैं वैशाली जिले का हूं, तो मैं वैशाली जिले के भूगोल को ज्यादा अच्छे तरीके से जानूंगा ना। आप पूर्णिया के हैं तो आप पूर्णिया के भूगोल के ज्यादा अच्छे तरीके से जानिएगा ना। हो क्या रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, आज बिल्कुल लोकतंत्र एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है, और जिनको जहां मौका मिल रहा है टिकट की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं बनता कि आप 5 वर्षों में क्या किए हैं, नहीं किए हैं। 5 वर्षों में आप बाढ़, याद है ना, पटना में आप बाढ़ पीड़ितों के बीच सामग्री बांट रहे थे, उसी वक्त मैं सम्बलपुर के दियारा क्षेत्र में पानी में जाकर कमर भर पानी में मैं भी बाढ़ सामग्री बांट रहा था। राघोपुर जो यादव बहुल क्षेत्र है, मैं भूमिहार जाति से आता हूँ, मुझे राघोपुर से चुनाव लड़ना था क्या? मेरी नाव पलट गई थी, हम लोग डूबने से बच गए थे, हम लोग राघोपुर में राहत सामग्री बांट रहे थे। कोई मतलब नहीं बनता। अब चुनाव का वक्त आ गया है, अब राघोपुर चाहे किसी भी क्षेत्र में एक ही नारा लगेगा कि भैया साहेब ने आदेश दे दिया है तो इनको जिता के भेज देना है, अब साहेब का आदेश मानना है। तो कुल जो मेरी जो समझ है राजनीति की, वो मैंने आपको बताया। ओवर टू यू नीतीश चंद्रा जी, थैंक यू। आप बिल्कुल देखिए, जो भी बात कर रहे हैं आप दिल से कर रहे हैं और जमीनी बात कर रहे हैं, हकीकत एक्चुअली यही है। जी रमित भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैं आपके पॉइंट मैं कुछ जोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं ट्रैवलर तो हूँ ही, देश दुनिया घूमता रहता हूँ, तो मैं थोड़ा आवाज बिहार और बिहार के राजनीति का जो एक माहौल है, जो एक संस्कृति है, मैं उसकी तुलना विदेशों से तो नहीं करूंगा, मगर भारत के अन्य राज्यों से तो कर ही सकता हूँ, है ना। तो विदेशों की बात छोड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट में चला जाएगा। देयर इज ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, वो कल्चर का ही फर्क आ जाएगा। भारत के अन्य राज्यों से अगर मैं तुलना करूं, फिर भी बिहार में जो राजनीति का जो एक संस्कृति है, जो हमारे नेताओं की जो एक भूमिका है, हमारे नेताओं की जो एक छवि है, भारत के अन्य राज्यों से बहुत अलग है। जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा राज्य गोवा का, ठीक है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधायक आपके बगल से गुजर जाएंगे, आप पूछेंगे भी नहीं। और मैं यहाँ देखता क्या हूँ बिहार में, देखिए राजनीति में कोई मंगल ग्रह से तो उतर के आया नहीं है, आपके हमारे ही कोई उतर के गया है, ठीक है। तो हमने भी माहौल ऐसा ही बनाया है कि विधायक जी आए हैं तो उनसे मिलने के लिए बिल्कुल ऐसे जैसे कि पैर छूने के लिए और उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। तो जब आप इस तरह से आप जब बिहेव करने लगते हैं ना, तो मेरे जैसा आदमी अगर मान लीजिए कि एक जनता अगुवा बन के, एक नेता बन के अगर आगे बढ़ जाता है और लोग मेरे पीछे इतना भागने लगेंगे, तो थोड़ा तो स्वभाव में बदलाव मेरे भी आएगा, ठीक है। मैं भी अपने समझने लगूंगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया, ठीक है, बाहुबल अब ही आ जाएगा, 4 बॉडीगार्ड रहेंगे। तो हमने कहीं ना कहीं नेताओं को वैसा बनने के लिए पूरा माहौल दिया है, ठीक है। कहीं से गुजर तो उनके पीछे 4 गाड़ी और लगा दी। नेताजी कोई जरूरी नहीं है कि हर वो 15 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, हो सकता है उनके काफिले में 2 ही गाड़ी हो, मगर उनके साथ साथ चलने से अब उनको मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, ठीक है, ये जो जिसको छुट भइये बोलते हैं ना, आप ही लोग नेता बना देते हैं उनको वैसा। तो ये माहौल, ठीक है। और जो नेता होते हैं, कहीं मैं गोवा का मैं अपने आंखों देखी, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, वहां पे लिटरेसी रेट हाई होने से राजनीति का परिपक्ष कैसे बदल जाता है। एक छोटी सी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में ना, तो वो अपने एमएलए के पास, अपने विधायक के घर के पास वहां 25-50 लोग बैठ जाते हैं, बोलते हैं मिस्टर एमएलए, आपका नेट इश्यू आ रहा है, वो जाकर के वो तब तक उनको नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जाइए, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ी कीजिए,
उस पार्टी के लोग जाएंगे, वो बोलेंगे कर दीजिए, तो वो जो नेता है वो पहले गणित लगाएगा कि भैया वो जो क्षेत्र में जो समस्या हुई है वो हमारे वोटर हैं क्या, हमारी जाते वाले हैं जिन्होंने हमें जिताया है। मैं आपको बता देता हूँ अपने क्षेत्र की, अभी मैं जहानाबाद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको पता होता है, जैसा किसले जी ने बताया कि किसले जी, मैं अभी जहानाबाद में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऐसे भी विधायक हैं जो उस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अगर जनता जाती है ना, तो वो विधायक पहले पता करते हैं कि ये कौन से क्षेत्र से हैं, मतलब ये हमारी जाति वाले हैं, ये हमारे वोटर हैं भी या नहीं है। अगर वोटर हैं तो समस्या का निदान जल्दी हो जाएगा, और अगर आपके वोटर नहीं है तो दौड़ते रहिए, ऐसा भी होता है। तो ये जो जात का फैक्टर है ये उनको नेता बनाया है, हमने उनको नेता बनाया। गलती मैं एक तरफ से तो नहीं बोलूंगा, गलती दोनों तरफ से हुई है। 2020 में भी रोमित भाई सोचिए, बिहार के एक राजनीति में ये एक बड़ा फैक्टर, छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, जात पात का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में भी। दूसरा है बाहुबल। हम लोग कहीं भी बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, अगर आप बाहर कहीं पे भी चले जाएंगे ना, तो जो बंदा जहां से बिलोंग करता है, चाहे वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या थोड़ा एक भौकाल दिखाने के लिए ये जरूर बोलता है, चाहे वो आरा का हो, छपरा का हो, पूर्णिया का हो, जहानाबाद का हो, तो वो आगे शहर का नाम लगा देता है अपने, आरा जिला घर बा तो काहे के डर बा, और ये हम सब ने सुना है ना। तो ये जो अंदर से टेंडेंसी है, थोड़ा सा हम लोग कहीं बाहर भी जाएंगे ना, अगर इलाइट क्लास में ही बैठेंगे ना, अगर वो देखेंगे कि बिहार के बारे में कुछ बोल रहा है, तो हम लोग ना कुछ और बातें करने लग जाएंगे, अरे हमारे यहाँ तो कट्टा ऐसे चल जाता है, अरे हमारे यहाँ तो, अगले को और डरा देते हैं, भैया हमसे थोड़ा संभल के ही रहो। तो ये जो मानसिकता है ये आज से नहीं चली आ रही है। लोगों, देखिए, लोग तो बाहर के स्टेट के लोग अच्छा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, वो है, लेकिन हम लोग बिहार का झंडा लेके घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, ठीक है ना। हम लोग अगर बाढ़ में भी उतरना पड़े तो शर्म नहीं आता है, इलाइट क्लास में जाना रहे तो भी शर्म नहीं आता। हमारा हर बिहारी है तो जमीन पे रहते हैं, ये हमें आता है, वो चीज करना आता है। लेकिन ये चीज हमारे अंदर कब जाएगा, हमारे अंदर, कि मैं इस जात का हूं तुम उस जात के हो। और ये जो दूसरा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर जो अभी तक का जो सबसे बड़ा है, बाहुबल, पैसा और जात, ये शर्मिंदा करने वाली चीज है एक्चुअली। जी रोमित भाई, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मैं चाहूंगा वागीशा आप थोड़ा सा इस पे, आप देखिए, यहाँ मुझे लगता है सबसे छोटे इस ग्रुप में आप ही हैं अभी, है ना। मजा आ रहा है इन सब टॉपिक पे बात करके? आप हमेशा प्रोग्राम एंड ये जो टॉपिक्स है, तो देखिए थोड़ा सा खुल के बात करनी पड़ेगी इन सब चीजें। हम आगे नहीं जाएंगे तो फिर कब आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी बातें तो सही है, पर उन कलाकारों का क्या जो भूखे मर रहे हैं। हाँ, तो इस पे भी नेता लोग को काम करना चाहिए। ये फैक्टर है चुनाव। हाँ बिल्कुल है। और चलिए, बिल्कुल बिल्कुल है। आप ये जात पात की बात कर रहे हैं, और वो कलाकार कहाँ जाएंगे जिनको अभी 6-7 महीने से प्रोग्राम नहीं मिला है, जो प्रोग्राम के बदौलत खा पी रहे थे। नहीं, जिनके बच्चे हैं, बहुतों ने आत्महत्या की, उन्हें तो आपने कुछ भी नहीं दिया। सर एक चीज और, जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, तो 1-2 महीने जब हुए, तो मेरे पास भी फोन आया कि वागीशा जी आप ना फॉर्म आपको दिया जाएगा, आप उसे फिलअप करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और एक गाना गा करके आप करके और मुझे दे देना। हमने सर, भगवान की कृपा से मुझे तो अभी तक तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, मैं दूसरों से दिलवा दूंगी, ताकि उन्हें, जो आप मुझे पैसा देंगे वो आप उन्हें दे दीजिए। तो काहे का फॉर्म, क्यों आप खुद उनके अकाउंट में डालिए ना। गाना भी गाएं तो सरकार के लिए गाएं, तारीफ करते हुए, है ना, लिखें खुद, गाएं तो हम गाएंगे भी तो आप ही के लिए गाएंगे हम। तो किस चीज की आप डिमांड कर रहे हैं भाई कि आप फॉर्म भरवाइए, फिर आप हमको पैसा देंगे, तो आप क्या हम लोग को समझ के रखे? तो आप एक काम कीजिए, वोट भी आप उन्हीं लोग से लीजिए, हम कलाकारों को छोड़ दीजिए। कलाकारों का ये जो मुद्दा है, ये जो फैक्टर है, मुझे ये पता है, मैं ये तंज कस रहा था कि क्या नेताओं के लिए ये मुद्दा है, क्या वो इस चीज को लेकर सीरियस हैं? बिल्कुल मुद्दा है। सीरियस क्यों नहीं होते हैं वो? अभी तो वो तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मैं अभी कोई भी अगर
मैं कोई भी लाइव में अगर अभी बैठ रही हूँ तो वहां मैं कमेंट वगैरह में पढ़ती हूँ, सर सब कुछ तो सही है सर, हम लोग का क्या। और उसे पता है, उसे कोई पढ़ेगा नहीं, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता पढ़ता है। भी है, नजरअंदाज करना पड़ता, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं होता। कुछ कोई आंसर नहीं है आपके पास। मैं इस पे कुछ कहना चाह रही थी। अभी हमारे बीच एक, जी दीदी बोलिए ना। कलाकार जाति नहीं बन पाई, जिसलिए वो वंचित है। जिस दिन कलाकार जात बन जाए वो वंचित नहीं, क्योंकि कलाकार तो पहले ऐसे होते थे जो राजनीति की दिशा बदल देते थे जब उनकी। तो आज यू आर अ प्रोफेशनल एज ए आर्टिस्ट, तो इसलिए ये स्थितियां हैं, मैं जैसा समझती हूँ। नहीं तो एक समय होता था जब कोई बजाता था, आज तो वो बजाता है तो वो दूसरी पहचान ही निकल जाती है। तो अभी इस पे यही कह सकती हैं कि जब तक आप हम मजबूती से ये कलाकार ये नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद, हमारे ट्रांस साथी भी आर्टिस्ट पे ही, आर्ट एक कल्चरल ट्रेडिशन पे ही जिंदा है, और वो ट्रेडिशन क्लोज हुआ, उनका सारा चीज ब्रेक हो गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा जुड़ाव एक प्लेटफॉर्म पे बहुत मजबूती से नहीं है, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। जी मैं बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मैं पिछले अपने लाइव में आके मैं ये बात कही थी कि कलाकारों की जो आज दुर्दशा हो रही है, जो परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं कलाकार उसमें खुद जिम्मेदार हैं, खुद भी जिम्मेदार हैं ही नहीं, खुद भी। इसीलिए कि आज कोई बिहार महोत्सव हो, कोई आपके जिले में कोई बड़ा प्रोग्राम कुछ भी हो, तो बॉम्बे से ये आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अरे हमारे क्षेत्र में इतने बड़े कलाकार है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको आप बड़ा क्यों नहीं दिखाते, उनको वो सम्मान क्यों नहीं देते। कलाकारों को खुद आवाज उठानी पड़ेगी, इसका रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे सहमत हैं वागीशा जी, पूजा जी? बिल्कुल। नहीं, एक चीज में जोड़ूंगी मैं नितेश जी, कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि बाहर से लोगों को बुलाया जाता है, तो मैंने खुद ये चीज देखा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बिहार में आर्टिस्ट मौजूद हैं, उसके बावजूद क्या किया जाता है कि जो भी इनकी कम्युनिटी होती है या टीम होती है, ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती बाहर से बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि उनके नाम पे टैग लगा है कि ये बंदा दिल्ली से आया है, ये बंदा बॉम्बे से आया है, इस वजह से सिर्फ उन्हें बुलाया जाता है। एक ये पॉइंट, ये हुई बात। और एक वागीशा ने बहुत अच्छी बात बोली, वागीशा बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन इसमें एक मुद्दा और था। कोरोना के वक्त याद होगा, जो भी आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए वो जरूर सहमत होंगे, उस वक्त एक फॉर्म जैसा कुछ निकला था और मुझ तक भी पहुंचा था वो। उसमें मैं बता देती हूँ उसमें क्या करना था। 1000 रुपए के लिए, सिर्फ 1000 रुपए के लिए, आप देखिएगा, एक कलाकार को गाना लिखना था, गाना कंपोज करना था, फिर गाना को गाना था विद इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद उसको शूट करके आपको भेजना था। मतलब आप खुद राइटर बन रहे हैं, आप खुद कंपोजर बन रहे हैं, आप खुद सिंगर बन रहे हैं, सब कुछ आप बन रहे हैं, और उसके बाद आपको मिलेगा क्या, तो 1000 की रकम। आपने कलाकारों की क्या इज्जत की, ये वहीं पता चल गया था। और एक बहुत बड़ी बात नीतीश जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है ना कि कलाकारों में यूनिटी नहीं है, आज के वक्त भी नहीं है। बहुत ऐसे कलाकारों को जानती हूँ मैं, जो नए कलाकार होते हैं, जो अभी अंकुरित हो रहे हैं, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। क्यों भाई? अगर किसी में टैलेंट है, वो आना चाह रहे हैं, तो उनको आप अपने में शामिल करिए। इससे क्या होगा कि हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन नहीं, आज भी बिल्कुल भी यूनिटी नहीं होने की वजह से कलाकारों की अभी जो ये हालत है। अदरवाइज अब देखिए ना, मंत्री जो है हर तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कलाकारों पर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई कार्यक्रम नहीं है जिसकी वजह से उनके घर में रोटी आती है, वही नहीं है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं भाई, हर मिनिस्टर के पोस्ट पे जाके कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, वोट भी दे देंगे, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। और वो क्या करेंगे, हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। नीतीश सर, आप इस चुनाव में इतना खर्च कर रहे हैं, सबको अभी खिला पिला रहे हैं, यही काम आप 7-8 महीने पहले से क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घर में क्यों घुसे हुए हैं? और आज जब चुनाव का टाइम आया है तो आप सबको खिला पिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका कहते हैं अपना चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जो मर रहे हैं भूखे, उनका क्या है? आज भी मैं आपको बता सकती हूँ, हमारे ही ग्रुप में
बहुत ही बेहतरीन कीबोर्डिस्ट, नाम सब जो मुझे देख रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, उनके पास खाने तक का या फिर उनको इलाज करने तक का पैसा नहीं है, तो कौन करेगा? हम लोग देंगे उनके अकाउंट में पैसा, हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन सरकार यहाँ क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी यहाँ सरकार। जो भी जमा पूंजी जिसका जो भी था सब खत्म हो चुका है। तो ये कोरोना सिर्फ कोरोना नहीं था, ये आपका असली चेहरा भी दिखाया है कि आपका कितने, और सबसे पहली बात चेहरा दिखाया है और सामने से जो नकाब है चेहरे से हटा दिया, नकाब हटाया है कोरोना। जरूरी था। देखिए देश अब जाग चुका है। आप सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुशांत के केस में देख लीजिए, आप हाथरस केस में देख लीजिए, जो भी चीजें हैं आज नहीं तो कल चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और मुझे ये लगता है कि जो बिहार का फैक्टर है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये एक छोटा सा प्रयास है, आज तीसरा दिन है, लेकिन बात दूर तक जा रही है। दूर दूर से मुझे कॉल आ रहे हैं, रेस्पॉन्स आ रहा है, मैसेज आ रहा है, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाखों लोग नहीं देखें, 10 ही दोस्त लोग देखें और 10 ही बिहारी अपने आप में बदलाव ला दे। नेता को बदलना पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। और अगर हम आज नहीं बदले, हम अपने जनरेशन को नहीं सुधारेंगे, तो आने वाला जनरेशन हमें माफ नहीं करेगा, आपको माफ नहीं करेगा। जो आज बाहर कहीं मजबूरी बेचारा बाहर जाकर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत लिज्जत उसको जिल्लत झेलनी पड़ती है, मुझे पता है। वो अपने घर आना चाहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। अगर वागीशा बहुत अच्छी सिंगर हैं, मुझे पता है। आज पूजा क्लासिकल आप कितना अच्छा गाती हैं, मुझे पता है। लोग आपको बहुत सारे कमेंट्स कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन में ये आता है ना कि अगर आप बॉम्बे में होते आपको बैठे बिठाए बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता। ठीक है, वो फैसिलिटी बिहार में क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है, आपका जो नेता है, जो हमारा नेता है, वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहा है। आज के डेट में भी बिहार में मैं 2011 से काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना भी काम किया है, अपर लेवल का भी काम किया है, ऑन ग्राउंड में बहुत काम किया है, लेकिन ऑन ग्राउंड काम को लोग तवज्जो नहीं देते। लोग आज भी बोलते हैं अच्छा आप तो फैशन डिजाइनर है ना, आप तो बड़े बड़े शोज करते हैं। वो भूल जाता है कि मैं बाढ़ में भी उतरता हूँ। क्यों? कि वो जिक्र करेंगे तो उनकी नेतागिरी कम हो जाएगी वहां पे, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं एक दर्द है वागीशा, है कि नहीं बताओ? बिल्कुल बिल्कुल है। और हम कलाकारों में भी ये प्रॉब्लम है कि हम उठते हैं यहाँ से, लेकिन हम नीचे वाले चीज को भूल जाते हैं। हम एकदम इसको याद रखते हैं कि हाँ, मुझे बहुत 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 कोई ने बोला कि अरे क्या कर रही हो बिहार में, जाओ मुंबई में जाओ। अरे क्यों चले जाए मुंबई भाई? हमको बिहार में जितना आदमी पहचानता है, मुंबई में हमको फिर से वहां से हमको शुरू करना होगा। सही बात है। हाँ, हम अभी यहाँ से यहाँ आए हैं और हम आगे बढ़ेंगे, वो बिहारी हमको बढ़ाएगा। आज हम 10 लोगों को पहचान रहे, 10 लोग मुझे पहचान रहे, तो बिहार की बदौलत हमको पहचान रहे। मुंबई में हम जाएंगे तो भीड़ में हम खो जाएंगे। हाँ। मेरे से बहुत है मुंबई में, बिहार में भी बहुत है, पर एक अपनी छवि मैंने बनाई है बिहार से, बिहार ने मुझे पहचान दी है। तो उस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए एक कलाकार को। लेकिन आपको एक लाइन अगर आ गया तो अब तो आप डायरेक्ट मुंबई भागेंगे। क्यों? हम यहीं से क्यों नहीं आगे बढ़े? बिल्कुल बिल्कुल वागीशा। और इसी में एक चीज मैं बोलूंगी, नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी, पर जिनके बारे में बोल रही हूँ या जिन लोगों के बारे में खुद आप महसूस करेंगे। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, बल्कि अभी से नहीं, बहुत शुरू से जानती हूँ। बहुत कम सीख के वो बाहर निकले, मुंबई गए, जहां भी गए, और वहां जाकर सो कॉल्ड आर्टिस्ट बन गए हैं वो। और आज के वक्त में चलिए आप बन गए, आप जो बने नहीं बने, लेकिन अगर मान लीजिए बिहार से आप ही का कोई भाई वहां जा रहा है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उनकी मदद करें? लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या करना है, उनका पैर पकड़ के ऐसे खींच देना। उसके बाद बात इतनी ही नहीं है। जब मैं भी कुछ समय तक दिल्ली में रही हूँ, जैसा कि कह रहे थे नीतीश जी, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला, सब कुछ हुआ। अभी भी मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत लोग कॉल करके पूछते हैं कि वहाँ क्या एक्सपोजर है, कैसे जाऊँ, इस स्टूडियो में कैसे होगा, क्या होगा। मैं अभी भी बता देती हूँ, बहुत मतलब इतना सोचती ही नहीं हूँ कि क्यों बताना ये वो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आज भी है कि जो लोग बाहर, चलिए अगर आप जा भी रहे हैं, बिहार छोड़ के आप चलिए, पहले तो बाहर गए आपने अपने बारे में सोचा, लेकिन अगर आपने वहां पे अपनी पैठ बनाई है और अगर कोई बिहारी भाई बहन वहां आ रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनका हाथ पकड़े कुछ देर के लिए और उनको भी अपने साथ लेकर के थोड़ा आगे तक बढ़े, ताकि उनको भी सहारा मिले।
आप जब निकल गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले का पैर खींचना शुरू कर दें और वहां बैठ के फिर आप बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। ये बहुत गलत चीज है। ये मत समझिए कि जो बिहार में वो कुछ नहीं ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा देखिए तो वहां बैठ के बिहार के लोग को गाली दे रहे हैं कि बिहारियों को कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं, आदमी 1 महीने में तो अगर थोड़ा अगर चमकना शुरू हो जाता है तो इतना घमंड आ जाता है। जो आदमी 10 साल 5 साल अपना गद्दी ऐसे संभाले हुए हैं, उसे सोचिए कितना घमंड आ गया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो नए चेहरे आ रहे हैं अब उन्हें देना चाहिए गद्दी। बिल्कुल हमें जागरूक होना चाहिए। हमें ये नहीं कि अरे ये है क्या कर लेगी यार, ये इससे कुछ होने वाला है, तो ये चीज नहीं है। मैं जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उन सबको बोलना ये चाहूंगी कि हम 1 महीने में तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, और जो 5 साल 10 साल 20 साल से एक ही कुर्सी को संभाले हुए हैं, अब उसमें कैसे नहीं घमंड आएगा। कोरोना के टाइम में कोई बाहर तक नहीं निकला कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और आज आपको वोट चाहिए, और जो करना चाह रही है उसको आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका। सभी को नेताओं को लगा कि अगर हम इसमें नहीं बचेंगे तो वोट कैसे मांगेंगे। और मैं बता दूं नीतीश जी, क्योंकि मीडिया फील्ड से हूँ तो मैंने देखा है इतनी शर्मनाक चीजें हो रही थी कोरोना के काल में भी। जब लॉकडाउन है, कुछ पार्टियां जो है वो रैलियां निकाल रही थी, और ऐसे वैसे रैलियां नहीं, रथ पे बैठ के रैलियां निकाल रहे हैं, और मीडिया के पर्सन दौड़ रहे हैं, भीड़ में दौड़ रहे हैं, माइक लेके और कैमरा लेके दौड़ रहे हैं, खाली पैर चप्पल छूट जा रहा है। अधिकांश को कोरोना हो गया था बिल्कुल, और कोरोना भी हो गया, बिल्कुल। तो ये तो सिचुएशन था। आप सोचिए कि रैलियां निकालने का क्या मकसद था भाई, और आप ऐसे भीड़ लगा रहे हैं, रोड पे दौड़ा रहे हैं। आप मॉल बंद करवा दिए, शॉप बंद करवा दिए, किसी को घर से बाहर नहीं निकलना है, सब आपने बंद करवा दिया। अपने मन का जो भी था आपने करवा दिया। आज आपका कोरोना कहाँ चला गया? ऐसा तो नहीं कि कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, मैं अभी नेक्स्ट आई कम टू रेशमा जी वंस अगेन, और उसके बाद रोमित भाई मैं आप पे आऊंगा। और अभी आप देख लीजिए, आप बाकी पिछला सारा छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना आया और बिहार से भाग गया, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन चुनाव हो रहा है, रैलियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं अभी आगे दशहरा भी है जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जो हमारे आस्था से जुड़ा है, उसके लिए बकायदा एक नोट आ चुका है, प्रेस नोट। ये नहीं होना चाहिए पंडाल पे 50 लोग होने चाहिए, फलना होना चाहिए, ढिकना होना चाहिए, लेकिन एक नेता के पीछे 50 लोग होने चाहिए। और नीतीश जी देखिए, जो मूर्तिकार हैं उनको कितना नुकसान लगेगा, जो आर्टिस्ट हैं, ये जो बड़े बड़े शोज करते हैं दुर्गा पूजा में, उनको कितना घाटा लगने वाला है, क्या कुछ होगा, उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। पूजा पाठ तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर ऐसे भी सोचेंगे तो क्या होगा उन गरीब लोगों का। सही बात है। यहाँ एक समीर के भैया हैं, दिल्ली में रहते हैं, और इन्होंने एक सवाल किया है, आप देख पा रहे हैं। रेशमा जी, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर करें, या पूजा जी, आप कोई भी। हाँ, मैं समीर जी के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगी जी। और ये बहुत ही मजे की बात है। मतलब एक हमारे आर्टिस्ट भैया हैं, बहुत अच्छे हैं, वैचारिक रूप से अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सबको जोड़ा, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले गए, और एक समय आया कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के एक पार्टी में शामिल हो गए, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही लेकर के। तो ये बहुत ही मतलब बुरी स्थितियां हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दों पे आवाज उठाते हैं और वो सीधे किसी पार्टी का माउथ पीस बन जाते हैं। बहुत अच्छा समय नहीं है कलाकारों के हिसाब से। वैसे तो अभी जो बात हो रही है वो राजनीति पे हो रही है, राजनीति मतलब कैसे बदली जा सकती है। तो राजनीति बदलने के लिए हमें एक अच्छा विधायक चुनने की जरूरत है। पार्टी और कैंडिडेट और चेहरा जाति इससे चुनने से अच्छा है कि कोई एक कैंडिडेट अच्छा चुनने की जरूरत है। मतलब देखा जाए तो हर चीज में राजनीति हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हो चुका है 55 होने वाला है, हमारे पास 5 मिनट है। और आपके मन में कोई भी मलाल हो, कुछ भी हो, क्योंकि देखिए हम जब आखिरी मिनट में आते हैं ना तो बहुत अंदर अंदर एक उबाल मारता है, फिर अच्छा ये छूट गया। कोई भी आपके मन में पॉइंट हो, हम 10 मिनट आगे, क्योंकि हमेशा हर दिन हम 10 मिनट आगे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक, फिर कल टॉपिक चेंज हो जाएगा, कल गेस्ट भी चेंज हो जाएंगे। तो आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो रह जाए, वो नहीं रहनी चाहिए। रोमित भाई, आप वैसे नीतीश जी, मेरी अनुरोध है कि यहाँ 2 अच्छे कलाकार जुड़े हुए हैं,
बागीशा जी, जी पूजा जी, जी इसको मतलब आर्ट के फ्रेम में इस विरोध को दर्ज करने के लिए अगर 2 लाइन हाँ अगर एक-एक करके ये करें, क्योंकि रोमित जी, किसलय जी बहुत अच्छी-अच्छी बातें किए हैं, तो हाँ हाँ उन्हीं को अपने आर्ट के ये में जरूर थोड़ा-सा ले जाने की जरूरत है, मैं हाँ हाँ जैसा सोच रही हूँ। जी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ कि डे 1 में, डे 2 में आलोक थे, है ना, उसके बाद श्यामा थी, एवरीडे मेरे संपर्क में, क्या बोलता हूँ, जो भी मैं लाइव कर रहा हूँ, जो भी प्रोग्राम में कर रहा हूँ, अधिकांश सब ऐसे लोग हैं जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि मैं कभी भी अपने, मैं इसलिए बोलता हूँ कि चाहे वो रेशमा जी हो, चाहे रोमित भाई हो, वागीशा हो, मैं हक से रात के 12 बजे आपको कॉल कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, अपना हक समझता हूँ, है ना। और वो हक मैं इसलिए समझता हूँ, कल अगर मुझे लग जाएगा कि अच्छा आपके अंदर घमंड आ गया, आपके अंदर ईगो आ गया, आपके अंदर कुछ एक होता है ना कि एक अलग सी भावना आ गई, फिर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फिर आप बिहारी ही नहीं रह पाएंगे, फिर आप मिट्टी छोड़ देंगे, फिर आप, है ना। जिस दिन आप जमीन छोड़ के उड़ना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वो गिरना ही है, लेकिन जो इंसान जमीन पकड़ के उड़ रहा है ना, वो आप जैसे लोग हैं, जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर एक मलाल है। मलाल दर्द इसलिए है क्योंकि आप बिहार के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में नहीं सोचते तो आपको क्या फर्क पड़ता, कोई भी कुछ भी कर रहा है ना। तो रोमित भाई आप अपनी बात रखें। जी मुझे तो इतना आवाज थोड़ी सी और मतलब नजदीक। वगैरह मुझे इतना मजा आ रहा था पूजा को, वागीशा को सुनते हुए। जी और रेशमा दीदी है, मैं इनको दीदी बोलता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे से ये थोड़ी सी गायब सी हो गई है, वरना मैं इनके हाँ तीक्ष्ण गानों का बहुत बड़ा फैन था, हाँ मतलब अभी भी। एकदम तो बेबाक है एकदम। विभाग जैसा बोलती है ना, तो मेरा भी कुछ स्वभाव वैसा ही है। मैं देखिए, ना मैं पूरी तरीके से राजनीति को दोष देता हूँ, ना मैं पूरी तरीके से जनता को दोष देता हूँ। हाँ बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, और बुद्ध की धरती है, और मैं बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड आदमी हूँ। मुझे हाँ बुद्ध का एक मध्यम मार्ग था, मैं उस हाँ मार्ग को उत्तम मार्ग समझता हूँ। जब कलाकार ये कहते हैं कि मैं बिहार नहीं छोड़ना चाहती, बहुत अच्छी बात है, आप बिहार नहीं छोड़ना चाहती, ये गर्व की बात है हम सब के लिए। बट उसी कलाकार को बिहार में जब उसके कला का सम्मान नहीं मिलता है, और वो गरीबी में जी रहा होता है ना, तो उसके लिए मुंबई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि सुशांत सिंह राजपूत अगर बिहार में रह के कलाकार बने होते तो वो सुशांत सिंह राजपूत नहीं बन पाते। ठीक है, उनको सबसे पहली बात छोड़िए, मैं आदर्श की बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। सबसे पहली बात, जब वो पलायन करते हैं, एक तो वो मजबूरी में करते हैं या खुशी से करते हैं, दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो अपग्रेड होने के लिए पलायन करते हैं। दूसरी हाँ चीज, उनको उस काम का जो एक सही मूल्य होना चाहिए, मूल्यांकन जो लोग करते हैं वो अच्छा करते हैं, उनको पैसे अच्छे मिलते हैं। दूसरा, कलाकार सबसे ज्यादा सम्मान का हकदार होता है, सम्मान उसके लिए सबसे ज्यादा हकदार होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में उसको जो वो इन्वायरमेंट मिलता है ना, वहां पे उसका सम्मान होता है, उसकी कदर होती है, उसके पैसे मिलते हैं, तो कोई क्यों नहीं जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा जो दोष आप दे सकते हैं वो राजनीतिक वातावरण को दे सकते हैं कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, इतने अच्छे अच्छे कलाकार होने के बावजूद, यहाँ पे कोई कलाकारों का कोई संगठन नहीं है। आप लोग आपस में ही एकजुट नहीं हो पाए। मुझे देखिए, मैं कलाकारों की जो एक दुनिया है ना, मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये चीज आपने जो पॉइंट रेज किया बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी से, कि एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को नहीं देखना चाहता। सबने एक लॉबी बना ली, सबको राजनीति करना है, तो कैसे हो कोई संगठन नहीं बनाया आपने। दीदी ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली, बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि कलाकार अपनी जाति नहीं बना पाए, इसलिए वो संगठित भी नहीं हो पाए। जिस दिन आप अपनी जाति बना लेंगे ना, उस दिन आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। आप इतिहास के पन्नों को उलट के देखेंगे तो एक बड़े से बड़े शासन तक को उलटने की शक्ति रखते थे, आज उनको तोड़ा जा रहा है, बहुत ही प्लान्ड में उनको तोड़ा जा रहा है, उनको एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा। आप अपने बिहार कलाकारों का एक सूची बनाइए और फिर उनको जोड़िए कि तो कैसे अलग अलग पार्टियों में भाव अलग अलग तरीके से दिया जाता है, कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो राजनीति बीच में घुसा देंगे और एक दूसरे से बैर करने लगेंगे। मैं 4 कलाकार बोलता हूँ, ABCD 4 कलाकार हैं, और चारों बिहार में 4 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो आपको ऐसा लगता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे को एक कलाकार की तरीके से सम्मान करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत प्लान तरीके से उनको तोड़ा जाता है। आप टूटते हैं, तो आपको लगता है कि आपको जब सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है तो आप मुंबई जाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल वे रास्ता है। इसमें सरकार को आप दोष नहीं दे सकते। वो अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारा इस्तेमाल राजनीति वाले लोग कर देते हैं और हम इस्तेमाल हो भी जाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार बता दीजिएगा। दोष दोनों तरफ से है। बिल्कुल। और मेरा घर, मैं अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं मान लीजिए कि की तरह एक सिंगर हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे मैं गा रहा हूँ और मेरे को लोग ये बोल देते हैं बाबू गा लो, समाज का फायदा। यहाँ पे बेवकूफ बनाने बहुत है, कलाकारों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। भाई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है। आप कलाकार से काम करा लीजिए, कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसकी पोस्टर बनवा लीजिए। और अगर आप अपना मुंह खोल दिए कि नहीं इतना में ये आप घमंडी हो गए। आप में घमंड है, आप में ईगो है। सीखना होगा। आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको अपने मन में एक लिस्ट बनाना होगा कि नहीं, अगर कार्यक्रम आएगा तो ये कुछ भी बोलेंगे तो कर देना है, लेकिन हर के साथ वो रिलेशन मत जोड़िए आगे बढ़ने के लिए। जैसे नीतीश भैया हमको कुछ भी बोलेंगे तो हमने नहीं भैया दिमाग खराब आपका भैया, हम क्यों आपसे लेंगे कुछ भी, गजब बात कर रहे हैं। तो ये एक हक हुआ, इसको आप गलत तरीके से मत लेके जाइए। लेकिन यही अगर नहीं, वो मेरा और भाई बहन का रिलेशन है, क्यों है बता रहे, ये मेरा और उनका सोच है। लेकिन हाँ, अगर कोई और एक्स्ट्रा नीतीश भैया उनको काम अगर दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात उनको नीतीश भैया को देना चाहिए। नहीं, लेकिन ये क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ क्या होता है कि हमें थोड़ा या महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट से देखिए, सम्मान जगह, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनलिज्म जगह। भैया अगर आप में अगर समझदारी होगी ना तो आप कुछ ना कुछ दे ही देंगे। नहीं, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। आई एम नॉट एग्री। हाँ रेशमा दी, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हो रहा हूँ। रोमी जी भी ये बात बिल्कुल सही है। और बागीशा बिल्कुल एक सेकंड मैं सबको रोकूंगा। मुझे लगता है कि जो हमारा मुद्दा आज का है ना, तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने आप में 1 घंटे का टॉपिक है। ये 1 घंटा भी शायद कम पड़ जाए, क्योंकि ये कलाकारों का जो मसला है, प्रोफेशनलिज्म का जो मसला है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये एक्चुअली ये मैंने भी बहुत झेला है। जब मैं हर जगह काम करके और जब मैं बिहार आया, क्यों कि मुझे क्लच था कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। मैं बाहर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, नेम फेम सब था, लेकिन यहाँ क्या होता पता है आपको, बिहार के लाल, पूर्णिया के लाल, भागलपुर के लाल पीले करके आपको काला कर देते हैं। सही बोल रहे हैं, मैंने बहुत झेला है। तो नहीं सुनिए, बता रहा हूँ 1 सेकंड। और वागीशा ने जो बोला ना कि ये चीज मैं भी करता हूँ आज के डेट में, भले ही देखिए मुझे उससे नुकसान है। मैंने 4-5 लोगों के बीच है कि इनसे मैं नहीं ले सकता, मुझसे लिया भी नहीं जाएगा, मुझे पता है। नहीं। लेकिन आप वो होता है सबको, देखिए आप भले इसको बोल दें, लेकिन मैं भी ये करता हूँ। मुझे पता है मैं बिहार में रहूंगा, मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप पे भी काम करना पड़ता है, थोड़ा प्रोफेशन भी देखना पड़ता है। कई लोग आपसे मुंह भी लटका लेते हैं क्योंकि आप उनसे मुंह खोल लेते हैं, फिर आपसे बात भी नहीं करेंगे वो। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ प्रोफेशन हार्डकोर प्रोफेशन है, वहाँ हार्डकोर होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन वो आप मुझे नहीं देना चाहते। बात समझ रहे हैं? हाँ देखिए, नीतीश जी एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगी। आप एकदम सच बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन कुछ आर्टिस्ट को मैं जरूर बोलूंगी, जो लोग सुन रहे होंगे उनको मैं जरूर बोलूंगी कि जब आप हर जगह फ्री में काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर जो भी और आपके आर्टिस्ट है ना, उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। मजबूरी में फिर उन्हें भी फ्री में काम करना पड़ता है। ये चीज आप प्लीज बंद कर दे। ये मेरा एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी आर्टिस्ट है, तो ये प्लीज आप करें। बस यही एक बात बोलना चाहती हूँ। इससे मैं देखिए दूसरा क्या बताता हूँ। अच्छा, आपने जो बोला मैं इसका भी आंसर करता हूँ, ठीक है। देखिए ये ना, जब लोग रिलेशनशिप पे काम करते हैं ना, तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ये होना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा प्रोग्राम है, कोई अगर मुझसे नहीं ले रहा है ना, तो वो उस तक और मेरी तक बात है। लेकिन अगला भी चौड़े में बोल देता कि मैंने कुछ नहीं लिया, और मैं भी मैंने उसको कुछ नहीं दिया। ये घमंड भी है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसका मार्केट वैल्यू खराब कर दिया, उसने मेरा मार्केट वैल्यू खराब कर दिया। बात समझ रहे हो? मैं बताती हूँ इस पे जी, मैं इस पे बताती हूँ
कैमूर में एक साथी हैं, बहुत बड़े भोजपुरी सिंगर है, बहुत बड़े, नाम नहीं लूंगी, और उनके गांव के आसपास के लोग सभी लोग कहते हैं एगो धोती दे दी हल जाई, उनके बुला के ले आवल जाई, गाना गवावल जाई। और उनका एक प्रोग्राम का 3.5 लाख रुपए लोग लेते हैं। अरे कम से कम सिंसियरली एक ये बना दीजिए कि कम से कम पर्ची जो कटेगी वो तो दिखेगी, आप उसको वापस कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म रहेगा कि दैट्स इट, कि हमने पैसा लिया और ये पैसा मुझे मिला, आप वापस कर दीजिए, वो अलग बात है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल आइडिया। अच्छा एक चीज और क्या होता है रेशमा जी, जो मैं ऑलमोस्ट देखिए मेरा तो 15 साल ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में हो गया, ठीक है। अगर मैं 2011 से बिहार में और बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ 13 के बाद से, ठीक है। जो छोटी छोटी इश्यूज, जैसे मैं बाहर रहता था तो हर कॉलेज फेस्ट में मतलब एक साल में मिनिमम 30-35 कॉलेज फेस्ट में जज जाना, ये करना, बहुत चीजें अटेंड। वहां क्या होता है, कुछ भी अगर अटेंड करने भी जाना है तो आना जाना, रिसीव करना, ये करना, प्रेजेंटेशन, इतनी सारी चीजें वो कर देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि यार चलो पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बात समझ रहे हैं। लेकिन उसका भी 1 घंटे बैठने का भी एक चार्ज होता है जो वो बिना बोले देते हैं। नहीं देते हैं तो उनके चेहरे से वो दिख जाएगा कि यार हम नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ पे वो हक से आपसे बोलेंगे कि आपको आना है, गाड़ी भी आपको नहीं देंगे, आपको फैसिलिटी भी नहीं देंगे, और आपको जो बुलाएंगे, अगर कोई चुनावी कार्यक्रम में वागीशा को ही बुलाना है तो वहाँ वागीशा का नहीं, उन नेताजी का बड़ा सा चेहरा होगा जहाँ वागीशा को गाना गाना है, वो भी फ्री में। ये चीजें चुभती हैं, ये प्रोफेशनलिज्म में कहीं ना कहीं धब्बा लगाता है। खैर इस पे मुझे लगता है ना कि एक दिन मैं फिर से सभी को इस मुद्दे पे हम लोग बड़ा सा डिस्कशन रखेंगे और हम सब अपनी बातें रखेंगे। और आज का जो टॉपिक है, मुझे लगेगा कि एक कंक्लूजन के रूप में इसको आज हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि 3 से हो चुका है कि बिहार के राजनीति में जो फैक्टर है आज के डेट में भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में मैं तीनों से, क्योंकि रोमित भाई मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं और किशले भाई नहीं दिख रहे हैं, इनका कनेक्शन बार बार टूट रहा है, तो मैं शॉर्ट में आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि आज के भी बिहार की जो राजनीति है, इसमें जो बड़ा फैक्टर है, मुझे जो मैं वेट कर रहा था, ठीक है, वो आप तीनों ने अभी तक नहीं बोला। मैं शायद याद दिला दूं तो आप शायद उसको मुझे लगता है ऐसा कि आपको याद भी नहीं आया होगा। क्या महिलाएं बिहार के चुनाव में फैक्टर नहीं है? एकदम है। इस पे हम लोग अभी तक नीतीश जी, हम लोग महिला पुरुष को अलग करके नहीं कर रहे थे, हम लोग सभी को एक साथ लेकर के बातें कर रहे थे। और महिला का जो फैक्टर आपने दिखाया, इसमें एक बहुत जी, और इसमें एक मुद्दा महिलाओं के साथ अगर जोड़ते हैं आप, तो शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब शिक्षित ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, उनको घर में पतिदेव बता देते हैं कि जाना, जाकर इस बटन के आगे अंगूठा लगा देना है, बस वो गई और वो उतना ही काम करके वो आ गई। तो जब शिक्षित ही नहीं होंगी तो वो क्या कुछ कर पाएंगे आगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक फैक्टर आप इसमें नीतीश जी जरूर जोड़ ले, शिक्षा। शिक्षित एक यहाँ के जो हम निवासी हैं, बिहारवासी हैं, उन्हें भी होने की जरूरत है, और शिक्षित जो नेता है उन्हें भी होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये आप ऐड कर लें, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जाति और शिक्षा। तो ये मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सराहनीय कार्य है नीतीश जी का ये, तो इस बार जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसको भी वोट दीजिएगा, नेता आपका पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या कुछ किया है बैकग्राउंड देख लीजिएगा, और प्लीज जाति को उस टाइम अपने दिमाग से थोड़ा सा अलग करके फिर वोट करिए, ये बहुत मजा आएगा उसके बाद आपको। देखिए ये जो जाति के नाम पे या अपने मेरा भैया है, मेरा भैया का भैया है, भैया का दोस्त है, जो चला आ रहा है ना ट्रेंड, ये नेताजी चुनाव जीतते हैं और वो वाईफाई जोन से बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल, ये जनता चुनाव के बाद समझती है। लेकिन अभी देखिए, मैं अभी कल का ही मेरा, अगर आप मेरे वॉल पे लाइव देख रहे हैं, मैं बहुत ही गंभीर मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। अभी मेरा कहना यही है, कौन क्रांति कर रहा है? बाप रे, कहाँ से आवाज रेशमा जी आपके यहाँ से आ रहा है? अच्छा, हाँ, मुझे लगा क्रांति शुरू हो गई, अब हम जंग जीत जाएंगे आज। चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी से जुड़ के। तो मैं अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी आप वागीशा जी, उसके बाद रेशमा जी। बस आप मुझे एक फैक्टर ये बताएं, स्ट्रॉन्ग फैक्टर ये बताएं जो आप चाहती हैं, ठीक है। और साथ ही मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दूं, बता भी दूं, जिसपे मैं अभी ऑलमोस्ट शाम तक लगता है मैं डाल दूंगा फेसबुक पर। एक जैसे ये कार्यक्रम है, इसका नाम है रियलिटी चेक। शुरू में लोगों को लग रहा था कि इंग्लिश कार्यक्रम, इंग्लिश चैनल टाइप का, ये प्योर देसी, प्योर हिंदी और प्योर दिल से कार्यक्रम है।
और एक कार्यक्रम में और शुरू करने जा रहा हूं, जो कल से शायद शुरू कर लूं अगर सब कुछ जल्दी हो गया तो। वो कार्यक्रम डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। उस कार्यक्रम का नाम है अब राजनीति नहीं नारी नीति होगी, द पावर ऑफ 49%। ठीक है, और उसमें महिलाओं से जुड़ा ही सारा मुद्दा होगा। उसमें सारे वो मुद्दे होंगे जो आप और हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वो प्योरली आप पे डेडिकेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, मिक्स एंड मैच हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो यहाँ पर है, लेकिन आपको लगता है अच्छा मैं यहाँ अभी इस कार्यक्रम में बोलूं कि नहीं बोलूं कि नहीं, वो कहीं कभी होता है ये। तो ये आप उस कार्यक्रम में कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओवर टू यू वागीशा। वागीशा कहाँ खो गए? अच्छा पूजा, पूजा अभी आपको कुछ और बोलना है? जी बस मैं ज्यादा अब समय नहीं लूंगी आप सभी का, जो मेरा रिक्वेस्ट है वही है। और नीतीश जी बहुत उम्दा आपने सोचा है कि महिलाओं को लेकर के महिलाओं का एक मुद्दा और आएगा। सही बात है, 1 घंटे के कार्यक्रम में नहीं हो पाएंगी सारी बातें, तो उस कार्यक्रम में हम लोग फिर से, हाँ बिल्कुल, उस कार्यक्रम में हम लोग शुरू करेंगे। और प्लीज सोच समझ के इस बार वोट दें, क्योंकि अगले 5 साल उसी नेता को झेलना है। तो प्लीज सोच लें कि किनके छाप के आगे आप अपना अंगूठा दबाने वाले हैं, तो इस बार ध्यान देके। बस रेशमा जी क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्या पता मेरा मूड कहीं चेंज हो जाए, मैं इस बार वोट देने के मूड में ना रहूं, मैं कहीं वोट लेने के मूड में रहूं। जी रेशमा जी। आपने जो इसमें टॉपिक जो दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से मुद्दे काम करते हैं, जो अभी तक 70 साल के राजनीति की स्थितियों को वो बात आप कर रहे हैं, और इससे कैसे निजात मिलेगी, जी इससे कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं यही कह रही हूं कि उसके फैक्टर जो थे वो जाति, धर्म और स्पेसिफिक क्षेत्रवाद, यही स्थितियां रही हैं। और इसके लिए निजात मिलेगी कि जब आप विधायक का चुनाव करेंगे, ना कि किसी जाति, पार्टी, धर्म इसका चुनाव करेंगे। आपको एक विधायक जो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है और एक अच्छा लीडरशिप दे सकता है, जो आपके बीच में 2 से 3 लाख लोग होते हैं, उनका लीडरशिप करेगा और एक अच्छी सरकार को आगे लेकर के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग वोट जरूर करें। जैसा आप कह रहे हैं कि हम वोट लेने वाले हैं, वोट लेने वाला भी वोट अपनी देता है, तो वोट तो सभी को करना होगा, करना ही चाहिए, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और मुद्दे पर मजबूती से आगे बढ़ना होगा कि हमें विधायक का चुनाव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, पूरे बिहार को भी अभी अगर छोड़ दीजिए, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर आप वोटर हैं, वोट जरूर करें। और अगर अभी भी पॉसिबल है, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, डेडिकेटेड हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ऐसे नेता को वोट करना पड़ेगा या ऐसे नेता को सीट मिल गया जो उस लायक नहीं है, तो आप आज भी नॉमिनेशन करें, निर्दलीय ही खड़े हो जाएं, एक बदलाव लाएं। भले आप नहीं जीते, लेकिन एक बदलाव लाएगा। आपका जो अगला चुनाव होगा, अगला जनरेशन होगा, वो आपको याद रखेगा उस बदलाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।